आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 ज्योग्राफी का जो चैप्टर 2 है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसका थर्ड जो फिजिकल फीचर्स है जिसका नाम है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसको आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है और प्लेट्यू का मतलब क्या होता है। तो देखो, पेनिनसुलर तो ऐसा लैंड मास जो कि 3 साइड से पानी से कवर हो। लैंड मास विच इज कवर्ड बाय वाटर बाय 3 साइड, जो 3 साइड से पानी से कवर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेनिनसुलर कहते हैं। अब इंडिया को देखें तो इंडिया 3 साइड से पानी से कवर है। एक साइड बे ऑफ बंगाल, एक साइड इंडियन ओशियन एंड एक साइड है अरेबियन सी। पेनिनसुलर का मतलब समझ में आ गया। अब सेकंड, प्लेट्यू। प्लेट्यू का मतलब क्या होता है, तो टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर। अब जैसे देखो कि जितने भी हमारे साउथ की तरफ जो है वहां पर क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्लेट्यू मतलब पठार। वहां पर लैंड कुछ इस तरीके से, हम लोगों की तरफ लैंड यहाँ पर है, इस लेवल पर है, और उन लोगों की तरफ लैंड थोड़ा ऊपर में है, मतलब कि उन लोगों का हाइट ज्यादा है। अब कैसे ये ऊपर चला जाता है, तो देखो ये जो ऊपर गई हुई है, तो ये जब साउथ पार्ट जब आकर के इंडिया में मर्ज हुई थी तो उस टाइम में ऐसा फॉर्मेशन हुआ था। और जो जितने भी वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं उन सब की वजह से बनता है ये प्लेट्यू। देखो जहाँ पर ये प्लेट्यू है ना, वहां पर क्या होते हैं, वहां पर सैलो कहा गया, सैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। सैलो वैलीज होते हैं एंड राउंडेड हिल्स होते हैं। अगर आप देखें तो जैसे देखिए प्लेट्यू, जैसे अगर हम लोग माउंटेन को देखते हैं तो माउंटेन यहाँ पर ऐसे पूरे पीक रहता है यहाँ पर, बट पेनिनसुलर प्लेट्यू में देखें तो वहां पर क्या है ना कि वहां पर पीक नहीं होता है, वहां पर राउंडेड पीक होते हैं। मतलब कि वहां पर एक सरफेस एरिया होता है बहुत, मतलब वो पीक के तरह कंप्लीटली नहीं होते, मतलब ऐसा वो नहीं होता है। अब देखो ये तो हो गया पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया। अब जो मेन टॉपिक है वो ये है कि ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। एक पार्ट को बोला जाता है सेंट्रल हाईलैंड एंड दूसरे को बोला जाता है डेक्कन प्लेट्यू। अब सेंट्रल हाईलैंड और ये जो पेनिनसुलर डेक्कन प्लेट्यू है, ये दोनों अलग कैसे, एक दूसरे से सेपरेट कैसे है, जबकि दोनों किसका पार्ट है, दोनों पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है। तो आप देखेंगे ये जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के नीचे का जो रेंज है उसे बोला जाता है सतपुड़ा। सतपुड़ा रेंज है ये, और यहीं से गया हुआ है तापी भी। तो देखो ये जो नर्मदा रिवर है, ये क्या है, नर्मदा रिवर, ये है तापी रिवर। तो देखो नर्मदा रिवर के जो नॉर्थ में है ना उसे बोला गया है सेंट्रल हाईलैंड, और नर्मदा के साउथ में, अगर आप नर्मदा के साउथ के या सतपुड़ा का साउथ के, तो वहां पर क्या है, वहां पर है डेक्कन प्लेट्यू। अब इस दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। अब फर्स्ट डिवीजन जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, जो कि है सेंट्रल हाईलैंड, अब इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। अभी मैंने बताया कि ये जो सेंट्रल हाईलैंड है वो क्या है, वो नॉर्थ में, किसके नॉर्थ में, तो नर्मदा रिवर के, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में है सेंट्रल हाईलैंड। ये क्या है, ये है नर्मदा रिवर। इसके बाद यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है सतपुड़ा रेंज, और फिर यहाँ पर आता है तापी रिवर आता है। तो ये किसके नॉर्थ में है, तो ये नर्मदा के नॉर्थ में है, ठीक है। और विंध्या एट नॉर्थ, अब इसके मतलब कि सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ में क्या है, देखो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में आ जाता है सेंट्रल हाईलैंड, और सेंट्रल हाईलैंड के भी तो नॉर्थ में कोई होगा, तो सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ में है विंध्या, साउथ में है सतपुड़ा। देखो यहाँ पर साउथ में क्या है, सतपुड़ा बोले या नर्मदा रिवर बोले, तो नर्मदा रिवर तो बोल नहीं सकते, कोई जगह का नाम बताना पड़ेगा। तो वो सतपुड़ा रेंज क्या है, वो साउथ में है, एंड अरावली ऑन द नॉर्थ ईस्ट। अब ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ, इधर के देखे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो वहां पर आ जाता है अरावली। अब बहुत सारे रिवर यहाँ से जाते हैं, जैसे कि चंबल, सिंध, बेटवा एंड केन, ये क्या होते हैं, ये इस सेंट्रल हाईलैंड से जाते हैं, और ये साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। मतलब अगर कहा जाए तो ये सब किस में जाकर मिलते हैं, ये सारा बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये साउथ ईस्ट में क्यों जाते हैं, साउथ वेस्ट में भी तो जा सकता था, मतलब कि वो अरेबियन सी में तो भी जाकर के तो मिल सकता था, बट नहीं, ऐसा क्यों,
क्योंकि ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ये किसकी तरफ झुका हुआ है, ये साउथ ईस्ट की तरफ झुकी हुई है। मतलब जैसे देखो ये हमारा इंडिया का नीचे का पार्ट है, तो ये इधर की तरफ झुका हुआ, मतलब कि इधर इस तरफ ये ऊंचा है और इधर की तरफ झुका हुआ है, तभी तो सारा रिवर का पानी इधर की तरफ जाता है। अब देखो ये जो झुका हुआ है ना, इसके वजह से यहाँ पर आगे जब हम लोग पढ़ेंगे घाट्स आते हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, तो वहां पर एक तरफ एस्चुरीज बनते हैं और दूसरी तरफ क्या बनते हैं, दूसरी तरफ डेल्टा वगैरह का फॉर्मेशन होता है। इट इज वाइडर इन वेस्ट एंड नैरो इन ईस्ट। अब देखो ये वाइडर इन वेस्ट, वेस्ट की तरफ वाइडर है, बट ये ईस्ट की तरफ नैरो हो जाता है। ईस्ट की तरफ नैरो हो जाता है तो मतलब कि वो ऐसे एक कोन के टाइप का बनाता होगा, और ये जो ईस्ट की तरफ नैरो हो जाता है, इसी का यहाँ पर नाम पड़ता है बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। आई थिंक दैट कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड पूछा जा सकता है कि ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है वो बुंदेलखंड, उसे हम लोग बुंदेलखंड एंड बघेलखंड बोलते हैं। अब देखो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है, तो वहां पर कोई पॉइंट तो होगा जो मार्क करेगा ये हाँ ये ईस्टवर्ड की तरफ एक्सटेंड हुआ है, तो वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू विच मार्क्स द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। अब छोटा नागपुर जो है वो इधर की तरफ ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, मतलब जहां तक ये एक्सटेंड किया हुआ है वहां पर एक पॉइंट है, मतलब एक जगह छोटा नागपुर, ठीक है, वो क्या करता है, वो यहाँ पर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन को मार्क करता है। तो आई थिंक दैट कि ये सेंट्रल हाईलैंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला चीज कि ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है, ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ में, बट सेंट्रल हाईलैंड के भी तो नॉर्थ में कोई होगा, जिसके नॉर्थ में है विंध्या, साउथ में सतपुरा एंड नॉर्थ ईस्ट में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में है अरावली। इसमें से बहुत सारे रिवर बहते हैं, चंबल, सिंध, बेटवा एंड केन, बट ये सारे जाकर के बे ऑफ बंगाल में ही मिल जाती। क्यों? क्योंकि ये उसकी तरफ झुकी हुई। अब देखो इसके बाद इसका एक्सटेंशन है, मतलब कि ये वाइडर होता है वेस्ट में और नैरो हो जाता है ईस्ट में। अगर कहा जाए तो कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर ज्यादा इसका डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होता है और इधर जाकर डिस्टेंस इसका कम हो जाता है, जिसका वजह से हम लोग इसका नाम दे देते हैं बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। अब ईस्टवर्ड एक्सटेंशन कोई पॉइंट तो होगा जहां तक ये सेंट्रल हाईलैंड जाती होगी, तो पॉइंट होता है, वो जगह का नाम है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर प्लेट्यू या छोटा नागपुर बोले, वो मार्क करता है ईस्टवर्ड एक्सटेंशन को। तो ये सब कुछ जो बताए वो सारे हो गए सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। और अब हम लोग समझेंगे, अब हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग प्लेट्यू। अब जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके प्लेट्यू को, उसका नाम है डेक्कन प्लेट्यू। अब देखो जैसे हमने बताया कि नर्मदा के नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड है, तो नर्मदा के साउथ में क्या आ जाता है, डेक्कन प्लेट्यू आ जाता है। तो मतलब कि इसका अगर हम लोग नॉर्दर्न बॉर्डर बोले तो वो क्या आ जाता है, वो नर्मदा रिवर बोले या सतपुरा रेंज जो है वो आ जाता है। सतपुरा एट नॉर्थ एंड महादेव, कैमूर हिल वगैरह जो है वो ईस्टर्न बॉर्डर है। मतलब कि ये देखो ये नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर, इसके इधर क्या है, इधर का एरिया जो है वो है सेंट्रल हाईलैंड, CH लिख देती है सेंट्रल हाईलैंड। यहाँ पर आ जाता है सतपुरा रेंज, यहाँ पर आ जाता है तापी रिवर, और ये जो एरिया है, ये जो नीचे का एरिया है वो क्या है, वो है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। एक बात याद रखिएगा, डेक्कन प्लेट्यू क्या है, ट्रायंगुलर लैंडमास। अब इसको ट्रायंगुलर लैंडमास क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप देखिए कि इंडिया का मैप नीचे की तरफ कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर लैंडमास। अब ये भी क्या है, ये भी किसके तरफ झुकी हुई है, ये भी झुकी हुए है ईस्ट के तरफ। अब ईस्ट की तरफ ही क्यों झुके, तो फिर वही बात, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे रिवर जाते हैं और जो कि जाकर के मिलती है अरेबियन सी में, ये इसीलिए क्योंकि वो इधर की तरफ झुकी हुई है। वाटर का जो फ्लो है वो क्या है, वो ईस्ट की तरफ है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो ये है कि वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स है कहाँ पर, तो वो अगर हम लोग देखें तो अगर पेनिनसुलर प्लेट्यू देखें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो बॉर्डर है वो या तो वेस्टर्न घाट से या ईस्टर्न घाट से। तो अभी उसी टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं।
अब देखो, अब वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स है कहाँ पर, क्या होते हैं और उसमें डिफरेंसेस क्या क्या है, इसके बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले लाइज वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। अभी हमने डेक्कन प्लेट्यू पढ़ा, डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में भी लाइज करते हैं और ईस्ट में भी लाइज करते हैं। तो जो वेस्ट में लाइज करते हैं उसे हम लोग वेस्टर्न घाट कहते हैं, जो ईस्ट में लाइज करते हैं उसे हम लोग ईस्टर्न घाट्स कहते हैं। अब दोनों के बीच में, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस है वो है कि कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। मतलब अगर देखा जाए तो वो ये ना लगातार, मतलब कि कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट्स है, तो ये क्या है ना, ये कंटिन्यू है, मतलब कहीं पर ये डिसेक्टेड नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिवर होती है, वो बनाती है एस्चुरीज। अब एस्चुरीज एंड डेल्टा क्या होता है उसको हम लोग अभी ही समझ लेते हैं। तो देखो, अगर कोई भी रिवर डायरेक्ट जाकर के वो जैसे कि ओशियन या सी में मिल जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं एस्चुरीज। अब जैसे कि देखो कि कोई पानी है, वो ऐसे नीचे गिर रही है, ठीक है, तो वो गिर रही है तो सिर्फ एक ही, मतलब जैसे पहले था एक ही वाटर बॉडी, अगर वही एक वाटर बॉडी अगर उस पानी में सी में मिल रही है या ओशियन में मिल रही है तो हम कहेंगे एस्चुरीज। डेल्टा मतलब कि जब वो मिलने वाली रहती है ना, तो फिंगर जैसा, मतलब कि बहुत सारे, जैसे देखो ये रिवर है, एक रिवर आकर के यहाँ पर ये क्या बताए, बहुत सारे छोटी छोटी उंगलियां, मतलब यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे रिवर बन जाते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती है, और इस तरीके से जाकर वो किसी बड़े वाटर बॉडी में मिलती है तो हम लोग कहते हैं वहां पर वो डेल्टा बनाती है। तो नर्मदा एंड तापी जो है वो जाकर के वेस्ट में अरेबियन सी में जाकर गिरती है और वो सब एस्चुरीज बनाती है। मतलब कि वो जैसे एक ही वाटर बॉडी थी नर्मदा, और वही एक ही जाकर के मिल गई अरेबियन सी में। एक ही नदी थी तापी और वो डायरेक्ट जाकर के किस में मिल गई, वो डायरेक्ट जाकर के अरेबियन सी में मिल गई, तो वो बनाती है एस्चुरीज। बट अगर वही फिंगर शेप जैसा हो जाए और उसके बाद वो जाकर के मिले तो हो जाता है डेल्टा। तो देखो यहाँ पर जितने भी रिवर होते हैं ना वो वेस्टर्न घाट में वो सारे एस्चुरीज बनाती। अब क्यों बनाती, क्योंकि देखो इसका हाइट बहुत ज्यादा है। अगर प्लेन एरिया रहेगा तब तो वो स्प्रेड करेगी ना, बट यहाँ पर प्लेन एरिया नहीं है, इसकी वजह से वो डायरेक्ट जाकर के पानी में मतलब कि अरेबियन सी में वो जाकर के गिर जाती है। दूसरा जो ईस्टर्न घाट्स में है वो है डिसकंटिन्यूअस, इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर। यहाँ पर बहुत सारे रिवर आती है, जैसा कि एक एग्जांपल में लेते हैं हम लोग महानदी। महानदी आकर के मिलती है वो ईस्टर्न घाट से, वो आकर के मिलती है बे ऑफ बंगाल में, और वो क्या करते हैं, वो फिंगर शेप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, तो वो वहां पर डेल्टा बनाती है, और इसकी वजह से वहां पर क्या होते हैं, वहां का जो ईस्टर्न घाट से ना वो क्या होता है, डिसेक्टेड। अब किसकी वजह से डिसेक्टेड होते हैं, तो वो रिवर की वजह से वो डिसेक्ट हुए रहते हैं। एक का एवरेज हाइट है 900 to 1600 मीटर। एक बात याद रखिएगा, ये जो 900 to 1600 मीटर लिखे हैं, इससे एक बात याद की, इसको कनेक्ट कीजिए किससे, हिमालयन माउंटेन से। हिमालयन माउंटेन में हम लोग क्या पढ़े थे कि वहां पर जो शिवालिक रेंज थी वो 900 to 1100 मीटर उसका एवरेज हाइट था। बट ये जो वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स का जो हाइट है वो 900 to 1600 मीटर एवरेज है। मतलब कि शिवालिक से भी ज्यादा, कहीं कहीं जगह पर वो शिवालिक से भी ज्यादा ऊंचा है, ठीक है। और इसका अगर एवरेज हाइट देखें तो वो 600 मीटर ही है। क्यों है, क्योंकि वो बहुत सारे, देखो इस तरीके से डिसेक्टेड है रिवर से, यहाँ पर रिवर पास हो रही है, रिवर पास हो रही है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, उसको वो ज्यादा ऊंचा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। महेंद्रगिरी अब ये है कहाँ से, तो यहाँ पर देखो महानदी तो नीलगिरी, महानदी अभी हमने समझा, महानदी इसका नॉर्थ बोले तो वो इसका नॉर्थ मोस्ट बॉर्डर है और वहां से वो नीलगिरी तक गई हुई है। और वही अगर हम लोग वेस्टर्न घाट्स में देखें तो ये तापी रिवर, सतपुरा के नीचे तापी था, तापी रिवर टू नीलगिरी, मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोनों में आता है नीलगिरी, मतलब दोनों एक ही जगह पर जाके मिलती है जो कि है नीलगिरी। अब देखो हाईएस्ट पीक दोनों का होगा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी ऊंचाई होगी दोनों का जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक 2695 किलोमीटर, 2695 मीटर उनका हाईएस्ट पीक है। और इसका अगर हाईएस्ट पीक देखा तो इसका हाईएस्ट पीक 1501 मीटर, 1501 मीटर ही इसका एवरेज हाइट, मतलब कि हाईएस्ट पीक है, जो कि है महेंद्रगिरी में और इसका है अनाईमुडी में। इट मेक मेनी डेल्टास। अब ये डेल्टास क्यों बनाते हैं उसके बारे में हमने बता दिया।
ये देखिए, ये जो वेस्टर्न घाट्स है ना, वो होते हैं ओरियोग्राफिक रेन करते हैं, GH होगा यहाँ पर। तो ये क्या होता है ना, ये वेस्टर्न घाट्स ओरियोग्राफिक रेन क्या करते हैं। अब वो क्या होता है, उसको हम लोग मतलब कि कहा जाए कि जैसे देखो, वो जो अरेबियन सी से जो वाटर वेपर रहते हैं, जो भी मॉइस्ट एयर रहते हैं, वो आते हैं किसके तरफ, इंडिया की तरफ। वेस्टर्न घाट्स पर अगर टकराते हैं तो वहां पर क्या होता है ना कि वहां पर उसका हाइट पिक जो है, मतलब कि वो हाइट ज्यादा है उन लोगों का वेस्टर्न घाट्स का, तो उसमें अगर टकराती है ना तो वो क्या होता है, वो कूल डाउन हो जाते हैं। तो उस टाइप का जो रेनफॉल होता है उसको हम लोग ओरियोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स किसे कहते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हमारा वीडियो हो जाएगा खत्म। तो सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स में डिफरेंस ये है कि एक जो है वो बहुत जगह पर डिसेक्टेड है, दूसरा जो है वो बहुत जगह पर डिसेक्टेड नहीं। एक का एवरेज हाइट है 900 to 1600 और दूसरा का एवरेज हाइट है 600 मीटर। अब देखो, एक महानदी, महानदी को हम लोग क्या कहते हैं ना, महानदी को हम लोग दक्षिण गंगा भी कहते हैं। तो महानदी से नीलगिरी तक जाती है और दूसरा तापी रिवर से नीलगिरी तक जाती है, मतलब दोनों जगह जाकर के एक ही जगह मिलती है। एक का हाइट है 1501 मीटर और दूसरे का हाइट है 2695 मीटर, 2695 मीटर। तो इस आज का हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।